प्रिज्म रिफॉर्म्स। पहले हमने क्या पढ़ा था, जजेस की अपॉइंटमेंट, यूएस वगैरह, इन सब के बारे में। आज हम पढ़े हैं प्रिज्म रिफॉर्म्स। अब प्रिज्म रिफॉर्म्स क्यों है न्यूज में, पहले तो ये देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अमेंडेड किया है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल्स एंड मॉडल प्रिजन करेक्शनल एक्ट 2023 टू एड्रेस कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है विद इन प्रिजन अक्रॉस द कंट्री, उसको लेकर ये न्यूज में है। अब ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी ना, इनकी कंपाइलेशन विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजनर्स इन सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस के साथ लगा हुआ था। ठीक है, कंपाइलेशन विद किसके साथ थी? सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है प्रिजन्स के अंदर, उसके खिलाफ सुकन्या संथा ने एक केस लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्टेड करते हैं? रेफरेंस टू हैबिचुअल ऑफेंडर इन प्रिजन्स manuals or should be in accordance with legislative definitions of respective state laws। ये क्या है कि जो इनकी रेफरेंस है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है प्रिजन्स में, मैनुअल्स में, वो किसके अकॉर्डिंग हुई है? लेजिस्लेटिव डेफिनेशंस, जो हर एक के अपने स्टेट लॉज के हिसाब से। habitual offenders क्या है? Are individual convicted and sentenced multiple times within 5 years for separate offenses। जो कोई इंडिविजुअल कन्विक्टेड है, वो सेंटेंस्ड मल्टीपल टाइम, उसको कोई ना कोई सजा मिलती जा रही है विद इन 5 years फॉर हर एक अलग ऑफेंस के लिए, without sentences not reversed on appeal or review। मतलब उन sentences को ना अपील किया जा सकता, अपील रिवर्स हुई है अपील पे, ना ही उनका रिव्यू हुआ है। अब की चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं? प्रिजन अथॉरिटीज मस्ट स्ट्रिक्टली इंश्योर दैट प्रिजनर्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट क्लासिफाइड segregated based on their caste including in allocation of duties or within prison। अब ये जो अथॉरिटीज है ना, ये प्रिजन्स की ना ही डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट क्लासिफाइड हुई है, ना सेग्रीगेट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, नॉट, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं होनी चाहिए किसके बेसिस पे, किन किन के बेसिस पे क्लासिफाइड या सेग्रीगेट बेसिस पे ऑन देयर कास्ट, इंक्लूडिंग इन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज और वर्क विद इन प्रिजन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ड्यूटीज और उनका वर्क विद इन प्रिजन में क्या है। अब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 14। वो क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 किसके बारे में कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 17 किसके बारे में कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम ला सकते हैं। अब प्रोविजंस क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल segregation and their rehabilitation act 2013 shall be binding effect in prisons or correctional institutions। अब जो ये prohibition है employment as manual segregation and their rehabilitation act 2013 का जो है, उसमें बाइंडिंग इफेक्ट डाला इन प्रिजन्स एंड कुछ चीजें करेक्ट की गई हैं। ठीक है, फिर है अबाउट प्रिजन्स इन इंडिया। अब प्रिजन्स कैसे हैं इंडिया में, क्या सिस्टम है, उन सब के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में प्रिजन्स या पर्सन्स अटेन्ड इन देयर इन, मतलब जहाँ प्रिजन क्या जेल है, आपको किसी जेल में बंद कर दिया, आपकी दुनिया ही चार दीवारी में कर दी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन इज रिस्पॉन्सिबल। कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, ऑफ जहाँ की वो स्टेट में है। मतलब जैसे हर एक स्टेट में एक जेल होती है, ठीक है ना, उस जेल का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है एक स्टेट लॉज के हिसाब से होता है, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको अकाउंटेबल है? स्टेट गवर्नमेंट को। गवर्नेंस क्या है? गवर्नड बाय प्रिजन एक्ट 1894। ये गवर्न किसके थ्रू होते हैं? प्रिजन एक्ट 1894 में। एंड प्रिजन मैनुअल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर प्रिजन एक्ट 1894 क्या कहता है? वॉज फर्स्ट लेजिस्लेशन, ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया। ये क्या है? ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट का, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये प्रिपेयर करते हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2013।
2023, मतलब कौन इस एक्ट को ला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको प्रिपेयर कर रही है, विच में सर्व एज गाइडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर स्टेट्स टू रिफॉर्म ब्रिटिश एरा लॉज, जो किसके हिसाब से, मतलब अभी तक हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, ब्रिटिश एरा के हिसाब से, तो उनको मॉडिफाई किया जा रहा है रिफॉर्म्स को। अब क्या है, द प्रिजन एक्ट 1894, द प्रिजन एक्ट 1900, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट 1950 हैज बीन रिव्यूड। अब ये चार 1894, 1900 और 1950 के इनको रिव्यू किया गया और इस इन चारों को एसिमुलेट किया गया, इसमें मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। अब कमेटी के ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स में कौन है? कृष्ण अय्यर कमेटी, अमिता रॉय कमेटी, सर एलेक्जेंडर क्रेड्यू कमेटी और मुल्ला कमेटी। ठीक है। अब ये जो सर एलेक्जेंडर क्रेड्यू कमेटी है ना, ये 1919 से लेके 20 तक की थी और मुल्ला कमेटी 1980 से लेके 83 तक की थी। अब आप मुझे बताओ 1919 में क्या हुआ था और 2020 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सेलिएंट फीचर्स क्या है? प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ पैरोल, फुल फ्लो एंड रिमिशन ऑफ प्रिजनर्स टू एनकरेज गुड कंडक्ट, अच्छे काम किए जाए, इन सब के बारे में। पैरोल क्या सिस्टम है? कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, कोई कंडीशन रख दी जाती है कि इनको रिलीज करने के लिए। ठीक है ना, आप किसी को कंडीशन दे रहे हो कि हम आपको, आप अगर सुधरते हो तो हम आपको इन इन कंडीशंस पे रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इसमें राइट का कोई भी मैटर नहीं है। अगर कोई इंसान सुधर गया, अपनी चीजें छोड़ रहा है, तो इट मीन्स ना हम उसे चांस दे सकते हैं। प्रिजनर्स कन्वेक्टेड मल्टीपल मर्डर्स, जिन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए गए हैं या एंटी टेरर एक्ट यूएपीए के अंडर आ रहा है, वो इसलिए पैरोल में एलिजिबल नहीं है। फॉर लॉ क्या है? फॉर लॉ इज ए गिवन केस लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, जिसमें बहुत लंबी इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। पीरियड ऑफ फुल लॉ ग्रांटेड टू प्रिजनर, ये कब ग्रांट होती है प्रिजनर को? इस ट्रीटेड एज रिमिशन रिडक्शन ऑफ हिज सेंटेंस, लंबी पनिशमेंट दे दी बट उनकी सेंटेंस को कम कर दिया। सेपरेट, अब सेपरेट एकोमोडेशन होगी वुमेन ट्रांसजेंडर इनमेट्स फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके। प्रोविजन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद कोर्ट्स, अब प्रोविजंस ला दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि जल्दी जल्दी केस आगे हो। अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, सबको पता है। लाखों में केस, हजारों में केस हर कोर्ट में पेंडिंग पड़े, तो इससे क्या होगा, हमारे केस भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अब प्रिजनर्स राइट क्या है? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रिजनर, ए पर्सन कन्विक्टेड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, उसको 2 साल की सजा मिली है, कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ आरपीए 1951 के अंडर। इवन इफ सच कन्विक्टेड पर्सन इज ऑन बेल, अगर वो बेल पे है तब भी वो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकता है। राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स, राइट टू वोट क्या है प्रिजनर्स के लिए? ए पर्सन कन्फाइंड इन प्रिजनर्स कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकता। सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ आरपीए 1951, ये एप्लीकेबल कवर टू पर्संस अंडर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन और अनलॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस। वो वोट नहीं कर सकता, अगर कोई कन्फाइंड प्रिजनर है वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, कब एप्लीकेबल होता है? या उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अनलॉक कस्टडी ऑफ पुलिस के अंदर। ए पर्सन अंडर प्रिवेंटिव रिटेंशन के अंदर है, इज एंटाइटल टू वोट इन इलेक्शन। अब ये किस एंटाइटल है वोट ऑफ इलेक्शन में? किसके अंडर? सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ आरपीए 1955 एंड रूल 18 ऑफ कंडक्ट इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड क्या थे इनके केसेस? पहला है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड देयर इज नो कंपल्सिव नीड टू feather change a person's limbs। पहला केस क्या है? कोई कंपल्सिव नहीं है कि उस चेंज पर्सन को लिम्स के लिए।
और दूसरा केस था शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, जिसमें रिलेट किया कस्टोडियल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर्स इन जेल को लेके। ठीक है, अब है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS के बारे में। अब इसके बारे में क्यों बात हो रही है, हमने पहले प्रिजनर्स के बारे में, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है उसके बारे में, अब इनकी न्यूज में क्यों है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो पूछ रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB से टू फैसिलिटेट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन तीन न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में है। इसमें क्या 2.0 ICGS 2.0 इसका नाम है। अब अबाउट इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इट वाज conceptualized by E Committee of Supreme Court, ये कंसेप्चुलाइज्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ऑब्जेक्टिव क्या है, enable seamless transfer of data and information among different pillars of the criminal justice like crime, criminal tracking network system for police कि आराम से डाटा मिल सके जो डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स है उनको। फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, ई कोर्ट्स के ऊपर, ई प्रिजनर डाटाबेस के ऊपर, जो विद अदर पिलर्स ऑफ जुडिशरी लाइक फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट, प्रोसिक्यूशन के जो सारे डाटा है ये मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाए, एक पोर्टल हो जाए हर एक रिफॉर्म्स के अंदर, कि किसी को डिटेक्ट करना इजी हो जाए कि उसने कितनी बारी क्राइम किया है। वो ये तो नहीं है एक बारी सजा काट के बाहर आया फिर से क्राइम कर दिया है तो वो बच रहा है वहां से। अगर हमारे पास इकट्ठा डाटा होगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन बाय NCRB इन एसोसिएशन विद, किसके साथ एसोसिएट करी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। टाइमलाइन क्या, फेज 1 2018 से लेके 2022, फेज 2 2022 से लेके 23 टू 2025, 24 में नहीं है, 25 टू 26। अब इनिशिएटिव क्या है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सेफ सिटी प्रोजेक्ट सेंक्शनड इन फर्स्ट फेज ऑफ इन 8 cities टू 8 स्मार्ट पॉलिसिंग के बारे में है। नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट रैपिड एंड accurate identification of individuals, strengthening of DNA analysis unit in central and state forensic साइंस लेबोरेटरीज के बारे में। कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन टू ऑटोमेट प्रोसेस एट पुलिस स्टेशन, ऑटोमेट प्रोसेस हो उनके बारे में। अब ई कोर्ट्स क्या 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 है, अब ई कोर्ट्स क्या है, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज थर्ड के बारे में। अब ये क्यों है न्यूज में, यूनियन कैबिनेट अप्रूव फेज थर्ड ऑफ द ई कोर्ट्स मिशन प्रोजेक्ट, ई कोर्ट फेज 3 बनाया गया। अब ई कोर्ट्स क्या होते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन अंडर सिंस 2007 से चल रही है आईसीटी अनेबल टू इंडियन रजिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस पार्ट प्लान। ये किसका प्लान है, ई गवर्नेंस। अब अगर ई गवर्नेंस का टॉपिक आता है तो हम ई कोर्ट्स का उसमें लिख सकते हैं। Its phase 1 and 2 were implemented during 2011 to 15 and 2015 to 23 respectively. अब ई कोर्ट्स क्या है फेज थर्ड में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर 4 years, 4 साल के 2023 टू 27। फाइनेंशियल आउटले है 7,210 करोड़ का। एम क्या है, regime of maximum ease of justice by moving towards digital, online and paperless कोर्ट्स थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंटायर कोर्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो जाएगा जुडिशरी के लिए, स्लीमलेस पेपरलेस वर्क हो जाएगा जो बहुत इजी होगा किसी केस को जल्दी खत्म करने का। पेपर्स, इतने पेपर्स हैं कि निकाल निकाल के ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, दिन कितने दिन लग जाते हैं, जैसे केस डिले हो जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट्स में होगी। फंड्स को रिलीज टू हाई कोर्ट्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज करेगा, वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आता है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ई कमेटीज, कौन रिकमेंड करेगा, ई कमेटीज करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
ई कमेटीज क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल होंगी पॉलिसी मेकिंग के स्ट्रैटेजी डायरेक्शन एंड गाइडिंग्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोड्स प्रोजेक्ट। अब कंपोनेंट्स क्या है ई कोड फेज थर्ड के, ये हमने क्या पहले ई कोड्स के बारे में पढ़ा। अब देखो ई गवर्नेंस का टॉपिक ना पॉलिटी में है, GS2 है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ जाएगा। किसी का अगर पब हेड जो टॉपिक है पब हेड ऑप्शनल है उसके लिए बहुत अच्छा है, किसी का पॉलिटी है तो उसमें भी गवर्नेंस का है। अच्छा, अब एथिक्स के पेपर में भी ई गवर्नेंस टॉपिक है। तो आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। और ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी को लेके हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, पेपर को कैसे कम कर सकते हैं, ट्रीज कम कटेंगे, एक ये पॉइंट भी डाल सकते हैं उसमें। ये जब आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। S3WAAS प्लेटफॉर्म, ये इसका क्या है, स्पोर्ट्स केयर एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस। ई सेवा केंद्र क्या है, ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विस असिस्टेंट टू यूजर। क्लास सिस्टम फैसिलिटेट्स लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग इन कोर्टरूम। स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट, उसको डिजिटल फॉर्मेट में करना। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रोवाइड्स स्केलेबल स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के बारे में। वर्चुअल कोड्स क्या कहता है, enables remote codes proceeding through digital platforms। That's it। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ इंडिया से लेके इलेक्शन ऑफ इंडिया तो वैसे भी हमारा पॉलिटी में है, जब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो फिर पॉलिटी में नहीं पढ़ेंगे। फिर एनजीओ के बारे में ये आ गया, एक टॉपिक ये है हमारा। गवर्नेंस क्या है और एआई के साथ कैसे लिंक है उस सब के बारे में। सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सॉवरेनिटी को लेके। कॉपरेटिव्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिनको यूपीएससी 2025 देना है वो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े में ही अगर वो अच्छे से रिवाइज कर ले तो अच्छा होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, आपको कोई भी मुझे फीडबैक देना है तो कमेंट आप दे सकते हैं। और मयूर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो रही हैं 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से इन जम्मू पब्लिक लाइब्रेरी। किसी को भी कुछ भी पूछना है दे कैन डीएम ऑन मयूर क्लासेस। इंस्टा पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।